नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, जिसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीईटी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझ में आए। और अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। वह मूल रूप से किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन बने हैं कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। या इंडिका किसने लिखी? तो वो मेगास्थनीज ने लिखी। और किसके शासनकाल में लिखी है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में लिखी गई है। तो ये मुख्यतः कहाँ से थे? ये ग्रीस से थे। कहाँ से थे? ग्रीस से। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यानी कि यूनान का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपकी इंडिका। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो देखो विशाखदत्त ने कौन सी बुक लिखी है? मुद्रा राक्षस। अब ये भी हो सकता है मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाखदत्त ने लिखी है। अब ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का एक नाटक है। ये क्या है? नाटक है ये। इसकी चौथी रचना चौथी सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इसका जो हिंदी में अनुवाद लिखा है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसका? मुद्रा राक्षस का। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ये क्या है? मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखित एक पुस्तक है। तो नाटक में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया है। कुलहीन का मतलब है कुल को, यानी कि इसका कोई कुल नहीं हो, कुलहीन है ना। कुल के लिए क्या है? कलंक जैसा। अच्छा, गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। जो एक गुंडीराज हैं तो मुद्रा राक्षस के ऊपर क्या उन्होंने एक टीका, कोई एक ग्रंथ और लिख दिया था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? तो वो कौन से नंबर का जो शिलालेख है वो कलिंग की जो विजय थी उसके बारे में जानकारी जिससे मिलती है? तो वो शिलालेख है उनका 13वां शिलालेख। कौन सा है? 13वां। चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम के स्वरूप के विषय में अशोक के 13वें शिलालेखों से विशेष सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। विजय के बाद में कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहले का नाम था उत्तरी केंद्र जिसको राजधानी तोसली, और दूसरा जो भाग था दक्षिणी केंद्र वो थी राजधानी जौगढ़। तो ये 2 उसने कहा है कलिंग पर जी अपने केंद्र स्थापित किए थे। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख से मिलती है, स्तंभ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो जब वो अशोक ने आक्रमण किया था तो कलिंग की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी तोसली। कौन सी थी? तोसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी जो थी वो ओडिसी थी, यानी कि इसका नाम भी क्या था? दूसरा नाम अगर कहें तोसली का तो वो था आपका ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इनमें से कौन ऐसा था जो सम्राट अशोक जो था उसके अधीन नहीं था? तो वो था आपका कामरूप। अब देखिए ये कामरूप क्या है, थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी
के इलाहाबाद प्रशासित हरिसिर द्वारा रचित, यानी कि ये क्या है, एक ग्रंथ है या ऐसे कह सकते हैं एक रचना है जो हरिसिर द्वारा रचित है, में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों जैसे देविका और समतट के साथ वर्णित है। तो इसकी जानकारी वहाँ से मिलती है। ये क्या है आपका, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, कामरूप। नेक्स्ट है, अशोक के कौन कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख नहीं किया गया है? तो वो है आपका शाहबाजगढ़ी जो उनका जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का क्या है, उल्लेख नहीं मिलता है। तो ज़रा और भी किसी में आप जानकारी ले लेते थोड़ी सी। तो अशोक के 14 कितने शिलालेख थे? टोटल 14 थे, जो विभिन्न जो क्या है भाषाओं में लिखे गए थे, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 8 जगहों पर कितने शिलालेख हैं? 14। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। क्या है? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी अरामैइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। तो जो शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वो भी क्या है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो सबसे जो बड़ा शिलालेख था वो था 13वां शिलालेख, जो कलिंग की विजय के बाद सम्राट अशोक ने बनवाया था। देखिए, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय जो राजवंश के क्या है 8 वर्ष बाद उसने बनवाया था, उसकी जो वर्णन है वहाँ से मिलता है, तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। और जो कलिंग विजय थी, लेकिन उससे बड़ी विजय को क्या है, उससे जो बड़ी विजय है वो धम्म विजय जो थी उसको माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है वो है स्तंभ। जो 14 जो स्तंभ हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी कला वाले हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इस पिछले वाले क्वेश्चन की, कि मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना गया है जिसमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु, ये धम्म क्या है, एक ऐसे कह सकते हैं एक धर्म था या ऐसे कह सकते हैं उनका जो नियम था, उसके प्रचार हेतु एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है, जिसको हमने भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो पैसों के ऊपर जो आता है शेर वाला चिन्ह, उसको स्वीकार किया है, जिसमें शेरों के जो नीचे है वो क्या है आपका भारत का जो झंडा है उसमें चक्र लगा है, उसको वहाँ से लिया गया है अशोक के स्तंभों से ही। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, वो था आपका सारनाथ के स्तंभ पर। इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ पर एक दूसरे से सटी हुई। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाया गया है और इसका जो निचला भाग है उसको भारत के झंडे के मध्य में रखा गया है, चक्र को। नेक्स्ट है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी, तो जो जिस पर निर्भर थी वो है कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती थी मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता है, भूमि कर जो यानी कि जो टैक्स आता था वो उसको क्या कहते थे, भाग। राजस्व का प्रमुख प्रकार था, यानी कि जो भाग था उसी से सबसे बड़ी आय होती थी मौर्य साम्राज्य की। यह उत्पादन का 1/6 होता था, यानी कि अगर आपने 6 बीघा ज़मीन में कुछ अगर फसल हुई है तो उसका एक हिस्सा आपको क्या देना पड़ता था, जो मौर्य साम्राज्य के जो शासन था उसको। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देवनाम प्रिय नाम दिया गया था सम्राट जो अशोक था उसको, देवनाम प्रिय। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। देवनाम प्रिय मौर्य साम्राज्य शासक अशोक को कहा जाता है। अशोक को दियदस्सी भी कहा जाता है।
प्रियदर्शी, एक नाम तो हो गया देवनाम प्रिय, दूसरा अशोक हो ही गया, तीसरा है प्रियदर्शी। और अशोक का नाम मास्की भी था, गुर्जरा भी था, नेतुर भी था, उद्गोलम भी था। ये सब क्या है, उनके अभिलेख जो थे उनसे उनका नाम जो है प्राप्त होता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। जो धम्म नीति थी उसके लिए और जो कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके लिए अशोक बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत ही उनका जो जान है वो सॉरी कह सकते हैं, उनकी जो पहचान है वो मुख्य रूप से कलिंग के युद्ध और धम्म नीति से ही होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश, समुद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।